मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं और 56 इंच का सीना कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। जब एक शेर होता है ना तो उसको ना एक आध गीदड़ नहीं हरा सकते, उसको ना गीदड़ों को मिलना पड़ता। हुआ पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सामने में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले गए, और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है, और कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी, और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते मामला बदल गया। अब ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। એને તો ઘણી કરી નાખી, પણ બાપા જો તમે મોદી સરકારને હટાવીને તો ઘાણી તો પાછળ છે, તો થોડુંક તમને નો મનગમતું ખંજોળી દે, પણ હારા માણા હોય ને એ ઓપરેશન કરે તો આપણું કલ્યાણ કરે, ખંજોળવાની ક્યાં કરો, કાપી નાખે તો એમાં કલ્યાણ હોય। इतना ही कहना चाहता हूं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए फंसे हो और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो और 72 घंटों के लिए 2 देश के युद्ध का सीज फायर हो जाए। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इनके भी पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जैसे मोदी जी आज मेरे प्रधानमंत्री, वही नेहरू जी इन्हीं के और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। लेकिन एक मिनट, नेहरू जी किस तारीख को प्रधानमंत्री बने थे? बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो भी जवाब दे दूंगी। नहीं, पहले जवाब तारीख बताइए, जवाब नहीं। नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो बने थे सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा शपथ दिलवाकर क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। गजब। और नेहरू जी को देश की जनता ने चुना था, कांग्रेस की सारी कार्य समिति ने सिफारिश की थी, पटेल जी के गांधी जी की अनुकंपा पे बने थे, उनके नाम की छांव लेके बने। जिस गाड़ी के पीछे तू बैठता है और तू पूरा जीवन जिसको दे देता है, वो गाड़ी के ड्राइवर तू कैसा पसंद करेगा? नंबर 1 सुविधा देगा वो कि सुरक्षा देगा वो? 5 साल से इस देश की गाड़ी को जिस ड्राइवर चला रहा है, वो ड्राइवर ने शायद कितनी सुविधा दी मुझे मालूम नहीं, मगर सुरक्षा देने में ड्राइवर कहीं कमजोर नहीं हुआ। ये ड्राइवर कभी कभी गलत फहमी के कारण मंजिल तक जाने में थोड़ी देरी लगा सकता है, किसी और गली में निकल गया और आपको लगा ये गली नहीं हमारी तो वो गली है, खैर भूल गया था मैं, गलती से इस गली में आ गया, मगर मैं रिवर्स में ले लूंगा और फिर आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा। मगर एक बात तो पक्की है, हमारी गाड़ी पर कोई भी अटैक कर पाएगा, आपको मैं खरोच भी नहीं लाने दूंगा, ये दावा मैं कर सकता हूं। और ऐसे ड्राइवर 5-5 साल से जब गाड़ी सेफ साइड से चला रहा है, 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है, तब मैं इतना कहूंगा, गाड़ी चेंज मत करना, इससे भी ज्यादा है ड्राइवर कभी चेंज मत करना। गुजरात का सीएम था तब एक जिम्मेदारी अलग थी, आज हिंदुस्तान का पीएम हूं और पूरी दुनिया के साथ अटैच होना है, मुझे सोना नहीं जमता है गुरुदेव, बैठना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा, और मैं फ्रेश हूं, परमात्मा की और गुरुदेव की मेरे पे कृपा है। गुजरात का सीएम था तब उसने 15 साल फियाट चलाई,
अब दिल्ली का पीएम बनकर BMW चला रहा है और 130 करोड़ को सुरक्षा दे रहा है। અમારી સંસ્થા જળ ક્રાંતિ ટ્રસ્ટ 24 વર્ષથી રાષ્ટ્ર લેવલે જળ ક્રાંતિ, ગીર કાંકરેજ ગાય ક્રાંતિ, ગાય આધારિત કૃષિ ક્રાંતિ અને દિવ્ય ગ્રામ જેવી 4 રાષ્ટ્રીય યોજનાઓ અને 5મો વેદ આપ્યો છે. અમારી સંસ્થા બિનરાજકીય છે. હું પોતે બિનરાજકીય વ્યક્તિ છું, પણ મારા નાગરિક ધર્મ તરીકે ગુજરાતની જનતાને એક સંદેશો આપવા માંગુ છું કે આપણને 900 વર્ષની ગુલામી પછી આઝાદી મળે છે. અગાઉના પક્ષોએ પોતાની સત્તા માટે એવા કાયદા કર્યા કે રાષ્ટ્રને ભારતીય સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાઈ જાય. આપણે સૌ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ભારત આતંકવાદ મુક્ત બને, ભારત દાણચોરી મુક્ત બને, ભારત ઘૂસણખોરી મુક્ત બને, આ દેશમાં સમાન સિવિલ કોડ આવે, આ દેશમાં શાંતિ થાય, સર્વત્ર 30 રાજ્યનો સર્વાંગી વિકાસ થાય. એના માટે સંસદમાં 2/3 બહુમતી અને રાજ્યસભામાં 2/3 બહુમતી અનિવાર્ય છે. એ ત્યારે જ આવી શકે કે આપણે જે 27 વર્ષથી ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા ચાલી રહી છે, એ વિકાસ યાત્રામાં પુનઃ ભારતીય જનતા પક્ષ કે જે વિકાસ સાથે રાષ્ટ્રનિષ્ઠા અને સંસ્કૃતિ નિષ્ઠાને વરેલ છે, એ પક્ષને જંગી બહુમતીથી બેસાડીએ અને 145 સીટ આપીએ તો રાજ્યસભાના 12 સભ્યો આપણે મોકલી શકશું અને સંપૂર્ણ રાજ્યસભામાં બહુમતી માટે गुजरात पहल कर से। इलेक्शन के लिए बहुत हलचल चल रही है। बताऊं, मैं तहे दिल से बताना चाहता हूं, हम साधु हैं, हम निष्प्रिय ही है, कंचन कामिनी के त्यागी है। और मैं आज आप लोगों से खुले मन से कहना चाहता हूं, यदि देश को पवित्र बनाए रखना है, हजारों साल की गुलामी की जंजीरों से इस देश को हजारों साल तक सुरक्षित रखना है, तो आज नींव को मजबूत डालना पड़ेगा, फाउंडेशन मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये भारतीय संस्कृति और ये हिंदुत्व की पराकाष्ठा को यदि हमें सुरक्षित रखना है, तो उसका एकमात्र आधार पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी है। कितने मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया, कितने भगवान की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों भारतीयों को तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करना पड़ा। आज मैं सच कहता हूं, इतने साल की 50 साल की मेरी उम्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने, उस दिन से मुझे लगता है कि सचमुच अब भारत देश आजाद हुआ है। कल मर के चले जाओगे, आप अपने बच्चे को कौन सा भारत देना चाहते हो? कैसा भारत देना चाहते हो? सुरक्षित भारत या अत्याचार या क्रिमिनल के भारत या आतंकवादी के भारत देना चाहते हो कि आपकी माँ बहन सुरक्षित ना हो, घर से खींच के बहू बेटी को रेप किया जाए, इज्जत लूटा जाए, ऐसा भारत चाहते हो? अगर अच्छा भारत चाहते हो, अपने भविष्य को, बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहते हो, अच्छा भारत, तो मोदी सरकार को सपोर्ट करो। मोदी सरकार ने वो किया है जो 70 साल में कोई नहीं किया। वो एक माँ का लाल खड़ा है पूरा हिंदुस्तान में सबसे लड़ने के लिए। आप लोग साथ में उसके खड़े रहो। एक छतरानी 4 पे भारी है। अगर हिम्मत है, हौसला है, तो किसी को भी कुचल सकते हैं, लेकिन उनका कानून सही है। अभी नरेंद्र मोदी चाइना होते हुए इजराइल गए थे। अब इजराइल के चारों तरफ सब दुश्मन देश हैं और वहां से नरेंद्र मोदी को विमान अंदर ले जाना था, ठीक है। अब इधर जा रहे थे यहूदी देश के लिए, इजराइल के लिए जा रहे थे मोदी, और चारों तरफ मुस्लिम देश। किसी ने भी मस्ती कर ली, एक आधी भी मिसाइल छोड़ दी, तो मोदी का इजराइल का दोनों का काम वहीं तमाम हो जाएगा। जैसे ही मोदी अंदर प्रवेश कर रहे थे, इजराइल ने सभी देशों से कहा कि मोदी इजराइल के मेहमान हैं, लेकिन आसपास के मेरे सभी दुश्मन देशों से कह देना चाहता हूं कि मोदी की हिफाजत करने का जिम्मा आपका होगा, मेरा नहीं। ख्वाम कहीं कुछ हो गया तो इतिहास के पन्नों में तुम लोग राख के सिवाय किसी रूप में देखने को नहीं मिलोगे। जितने आसपास के देश थे दुश्मन देश, सबके सब डर गए। सबको हुआ कि अब कुछ भी हुआ तो अपने माथे पे ही आएगा। तो देखिए आप कैसा, आप लोगों ने शायद बराबर नहीं देखा होगा, मैंने अच्छे तरीके से वो वीडियो देखा। ये मोदी का वायुसेना का विमान, इधर इजराइल का एक विमान, इधर इजराइल का दूसरा विमान, इधर इजराइल का तीसरा विमान, इधर इजराइल का चौथा विमान, इधर इजराइल का 5वां विमान, इधर इजराइल का 6वां विमान। अब उसके पास में इजराइल के दुश्मन देशों के विमान। सब लोग एक ही काम में लगे हैं कि इस आदमी को बराबर जिंदा वहां पहुंचाना पड़ेगा। ये मरा तो अपने सब मरे, एक जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी नहीं हुआ कि दुश्मन की सेवा में लगे, दुश्मन की सेवा में लगे। इस प्रकार ऐसे ओज, ऐसा सत्व, ऐसी निष्ठा खड़ी करनी पड़ती है। सब कुछ दिया हमारे को मोदी ने, क्या नहीं दिया? राशन उसने दिया, बच्चे को नौकरियां दिया, देश हमारा बचाया उसने, और क्या देना मोदी ने?
शर्म चाहिए लोगों को। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। मेहरबानी रखा, उसने हमारा देश बचाया, हिंदू बचाए, और क्या चाहिए आप लोग ने? हमारा देश बचाया। झूठी बातें करते हैं, हमारे देश को बचाना नहीं उसने, गुनाह किया, गंदा बंदा वो। पेंशन लगाई है, पेंशन लगाई है आपकी? हाँ, मोदी ने। हाँ, कांग्रेस ने नहीं लगाई थी। कांग्रेस ने गंद डाला हुआ, हमारा देश बर्बाद कर दिया उसने। वो हमारा बच्चा है, हमारा देश बचाया, हमारे बच्चे बचाए है, हमारे बच्चे दूर लड़ाई लड़ते हैं, फौज में हमारे बच्चे, उनकी रक्षा करता है। मोदी कीजिएगा, फूल खिड़ेगा। जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ। आप क्या चाहेंगे, इतिहास आपको कैसे याद रहे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। आइए बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। इस समाज में जहां लोगों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते ही टोपी लगाने का और हरा रंग का डालने का शौक हो गया था, नेपाल के मंदिर में 6 घंटे पूजा करने के बाद बाहर निकला, गेरुआ वस्त्र पड़ा था, गले में रुद्राक्ष थे, लंबा सा तिलक था, पूरे टेलीविजन ने दिखाया। जिसको पसंद है ठीक है, जिसको नहीं पसंद है आंखें बंद करो। जो है उसके ऊपर पूरे गर्व से कहता नहीं यही। सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा, कोई रोक ना पाएगा इसे जब उठे ये बन के सवेरा। राहुल जी का बर्थडे आज है, राहुल जी का बर्थडे आज है। राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है, और मतलब आपको वहाँ बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है। आपकी सत्ता बहुत साल तक रही, जब आपकी सत्ता थी मैं आपके साथ था। और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं? मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी की तरफ जा रही है। हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 साल चलेगी, और बाद में 5 साल चलती रहेगी। मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी। हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो छत्रपति महाराज का सिंबल दिया ना, प्राउड फील करो, ये चीज बताओ। ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर है हमारा आज, जो ये किया, इतना साल में किसी ने किया क्या? ये करने के लिए जिगर चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है।
1992 में नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कमिटमेंट किया और तय तारीख पर उसे पूरा किया। 370 हटाने की शपथ उठाई, उस शपथ को पूरा किया। 2019 में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने पर बम वर्षा करवाई। 2022 में रूस ने खुल्लम खुल्ला भारत के नक्शे में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया। मतलब तैयारी पूरी है। एक बार फिर से पीओके हासिल करने के लिए तमाम ऑपरेशन पर होमवर्क पूरा हो चुका है। इसलिए सेना भी बोल रही है कि बस इशारे का इंतजार है। मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। एक और मैसेज आया, ये आज बिहार से मुझे किसी ने भेजा। मोदी ने कर दिया ऐलान, कान खोलकर सुन लो इमरान, कहता सारा हिंदुस्तान अब नहीं बचेगा पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं। प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतने बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई। ઇલેક્શન આવે ને એટલે અત્યાર સુધી શું થતું હતું, દારૂની પોટલીઓ અને પૈસા વેચાતા હતા. મોદી સાહેબમાં એ બધું બંધ થઈ ગયું અને ખેડૂતોની આવક વધી ગઈ. કોઈ ખેડૂતોએ બેંકો જોઈ નથી, બેંકો જોઈ, એટલે મોદી સાહેબ સિવાય ઉદ્ધાર જ નથી. પેલો આપવાળો અહીંયા આવીને કહે મોકા દો, શું તંબુરાનો મોકો આપવાનો? ગુજરાતના ગુજરાતીઓએ જાણવું જોઈએ કે આટલા વર્ષોમાં આપણો એક ગુજરાતી દિલ્હી પહોંચ્યો છે અને આ બધા બીજા બળો યુપી એમપી વાળા આવી અને એને ત્યાં આગળ આપણો ગુજરાતી પહોંચ્યો છે અને આજે કયા લેવલે છે. ઇન્ડિયાને કોઈ ઓળખતો તો ભિખારી દેશ હતો, આજે વર્લ્ડની અંદર ગણતરી થાય. રશિયાને અને અમેરિકાને કંઈક ઊંચું છતું કરવું હોય ને તો મોદીને પૂછવું પડે, ભારતને પૂછો, એ લેવલે આપણને પહોંચાડે. સમજ્યા? બેરોજગારી, કોઈને કામ કરવું નથી. ગુજરાત સરકારના રોજગારી ભવન દ્વારા અમે દરેક ગામડે રોજગારી મેળો કરીએ છીએ. બધાને સોફિસ્ટિકેટેડ જોબ જોઈએ છે, કોઈને 8 કલાક 10 કલાક નોકરી કરવી નથી. ભારત દેશ આઝાદ થયો ને ત્યારથી આ માઇન્ડસેટ એવું કર્યું છે કે સરકારી નોકરી કરો, કામ કરો નહીં, લાંચ લો, પૈસા લો અને જલસા કરો. તમે પ્રાઇવેટની અંદર સાહેબ તમને માણસો મળતા નથી. તમને જીઆઈડીસી નરોડા વટવા એમાં હું રેગ્યુલર લેક્ચર કરું છું. જોઈએ એટલી નોકરી છે યાર, જોઈએ એટલી નોકરી છે.